आपका खैर मकदम है इंग्लिश एट वर्क प्लेस में। मेरा नाम अनीसा फ़ारूक। आज हम ब्लॉक 2 जिसका मौजू प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यूज है। आज हम यूनिट 5 जिसका नाम यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद बयां करेंगे, उसके बाद थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद पढ़ने की समझ, उसको जानेंगे और अल्फाज जुमले बनाना इसको सीखेंगे। उसके बाद सुनने की समझ, इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। बोलना एक टेलीविजन इंटरव्यू। उसके बाद ग्रामर, इसमें हम इफ क्लास को आज पढ़ेंगे। उसके बाद तहरीर एक तकरीर, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। सबसे पहले मकासद। इस यूनिट में आप गैर जुबानी बातचीत के हवाले से अपने अल्फाज को वसीयत देंगे और गैर जुबानी मवासलात को समझेंगे, बॉडी लैंग्वेज की अहमियत को पहचानेंगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाएंगे। इंटरव्यू पैनल का एतमाद के साथ सामना करेंगे और मुतासर कुन अंदाज में तकरीर तैयार करेंगे और पेश करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द कमरे में मौजूदा लोगों को देखें और शनाख्त करें। आप जिस्मानी हरकत जो दिलचस्पी की निशानदी करती है, या जिस्मानी हरकत जो बोरियत की निशानदी करती हैं, या अथॉरिटी या ताकत की नुमाइश करने में सिग्नल, या वो हरकत जो फ़ख्र का इजहार करती है। ये सरगर्मी आप अपने दोस्त के या अपने हम जमाती के साथ कर सकते हैं। आप अपने कमरे में मौजूदा लोगों को इन तासीरात में आप इनको देख सकते हैं, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम अथॉरिटी या ताकत नुमाइश करते हैं, किस तरह से हम इन शनाख्त की सिग्नल देते हैं, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सरगर्मी है पढ़ने की समझ। आज हम पढ़ेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है, क्या अहमियत रखती है, हम अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है और कितनी फीसद हमारे बोलने में असर रखती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो लोगों के दरमियान बातचीत मुख्तलिफ तरीकों से होती है, या ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि बातचीत का सबसे मकबूल तरीका बोलना है। वो जो नहीं जानते हैं कि असल ज़ुबानी मवासलात पैगाम का सिर्फ 10% है। हम वाकई लोगों को सच्चाई या इखलास का तयन इनकी बातों से नहीं कर सकते। अक्सर ज़ुबानी तौर पर मुंतकिल होने वाले अल्फाज इस बात की अक्कासी नहीं करते हैं कि लोग वाकई क्या महसूस करते हैं। इनकी हकीकी अंदरूनी एहसासात का तयन करने का वाहिद तरीका उनकी जिस्मानी ज़ुबान यानी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना है, या किसी शख्स से बराह रास्त सवाल करना मुश्किल है, क्योंकि इसके बावजूद इसके जवाबात भी इस बात की निशानदेही नहीं कर सकते कि वाकई वो क्या महसूस करता है या सोचता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हम किसी की बातों के ज़रिए हम ये सब नहीं जान सकते कि वो असल में बोलना क्या चाहता है। तो कौन-सा एक तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका यानी बॉडी लैंग्वेज, तो लोगों की जिस्मानी हरकत और इशारों को पढ़े, या गैर ज़ुबानी सलूक या इनकी तशरीह की कुछ मिसालें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे तेज़ चलना या खड़ा रहना, ये एतमाद की निशानी होती है। या कोल्हों पर हाथ रखकर खड़ा होना, ये तैयारी या जारियत की निशानी है। या टांगे क्रॉस करके बैठना या पाँव को हल्की सी लात मारना, ये बोरियत की निशानी है। या बैठना या टांगे अलग रखना, ये पुरसुकून की निशानी है। या बाजू को सीने पे उबूर करना, ये दफाई सलाहियत की निशानी है।
जेब में हाथ रखकर चलना या कंधे झुकाए हुए, ये अफसरदगी की निशानी है। या गाल पर हाथ रखना, ये सोच की निशानी है। कोई इंसान सोच में है तो गाल पे हाथ रख रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये सोच में है। या छूना या थोड़ा-सा नाक रगड़ना, ये रद्द करना या शक करना या हम झूठ बोलने की निशानी है। या आँख रगड़ना, ये शक, भरोसा न होना की निशानी है। तो ये कुछ मिसालें हैं जिससे हम जो बॉडी लैंग्वेज, ये कुछ बॉडी लैंग्वेज के कुछ इशारे हैं जिससे हम इंसान की साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं कि असल में इसके कहने का मतलब क्या है, इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ये क्या एक्सप्रेस करती है। तो ये कुछ मिसालें थी। अब इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज किस तरह से, हमें इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज किस तरह से पेश करनी है, बॉडी लैंग्वेज की क्या अहमियत है, आज हम जानेंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए हाज़िर होते हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि आपके रिज़्यूमे के अलावा आपको आपके कपड़ों पर भी नज़र रहती है, या आपके पैनल जो है, इंटरव्यू पैनल्स वो आपके कपड़ों पर भी नज़र रखते हैं, किस तरह से आपने ड्रेसिंग सेंस क्या है आपका, जो आप पहनते हैं, और इंटरव्यू के दौरान आप खुद को किस तरह पेश करते हैं। एक लफ्ज़ भी बोले जाने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को आपके बारे में पहला तासीर दे चुकी होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज की बुनियाद पर वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया आप गैर महफूज या खुद को यकीनी बनाते हैं। ये भी ज़ाहिर कर सकता है कि आया आप एक जाहिराना या खामोश किस्म के इंसान हैं। इससे ये तासीर देने में मदद मिलती है कि आया आप सच बोल रहे हैं या नहीं, या जिस्मानी ज़ुबान ज़ाहिर कर सकती है कि आप तनाव का शिकार हैं या नहीं। ये दूसरों को दिखा सकता है कि आप कितने पुरजोश, और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो कोई ऐसा शख्स जो काम को संजीदगी से ले और फिर भी इसमें मज़ा का एहसास हो। कमिटी आपसे एक सवाल पूछ सकती है, लेकिन वो न सिर्फ आपकी बातों पर तवज्जो देगी, बल्कि आप आप पर भी तवज्जो देगी कि आप इसको किस तरह से बयां करते हैं, आप इसको किस तरह से कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इस बात का तयन करेगी कि आया आप क्लिक करते हैं। हर कोई जिस्मानी जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर लाशऊरी सतह पर होता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा आगाह होकर और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पहचान कर आप यकीनी तौर पर बेहतर कर सकते हैं और मुलाजमत हासिल करने के लिए अपने इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। अपने मुलाजमत के इंटरव्यू के दौरान ऐसे पोस्चर को अपनाने की कोशिश करें जिसमें दिलचस्पी जाहिर हो, लेकिन फिर भी आरामदाह होने के तौर पर सामने आए। आप इंटरव्यू के आगाज में अपनी कुर्सी के खिलाफ अपनी पीठ के साथ कुर्सी पर बैठकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आप झुक जाते हैं तो ये तासीर दे सकता है कि आपको नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। अगर आप कुर्सी के किनारे पर बैठते हैं तो आपको तनाव और बेचैनी महसूस होती है। तो इंटरव्यू के दौरान आप अपनी जिस्मानी पोस्चर तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई कुछ कहता है तो ये अच्छा है कि अपने कंधों को स्पीकर की तरफ मोड़कर थोड़ा-सा आगे झुक जाए, और इससे ज़ाहिर होता है कि आप दूसरे शख्स की बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। या इस शख्स की पोस्चर पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है, जो आपका इंटरव्यू कर रहा है। बाज़ औक़ात मुलाज़मत के इंटरव्यू के दौरान आपके हाथ राबते के मुफ़ीद ज़रिए की बजाय रुकावट भी हो सकता है। तो एक मुश्किल सूरत हाल में हम अपने बाजू पूरे जिस्म पर छोड़ देते हैं, या मुलाज़मत के इंटरव्यू के दौरान ऐसा ना करना बेहतर है, क्योंकि इसे दिफ़ाई इशारे से ताबीर किया जा सकता है। बेहतर है कि अपने हाथों को अपनी गोद में लेटे रखने दें, या
इन्हें अपनी कुर्सी के बाजू पर रखने दें। इन पोजीशनों के साथ या इन पोस्चरों के साथ से आप हाथ के इशारे से अपने अल्फाज को सहारा देने में भी आसान कर सकते हैं, या हाथ की हरकत भी इंटरव्यू को जिंदा रखने में मदद कर सकती है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप आराम से महसूस करते हैं और आप पुरस्कून हैं। ताहम ये बेहतर है कि बहुत ज़्यादा हाथ की हरकत ना करें, क्योंकि ये एक खलफिशार भी हो सकता है। नादानिश्ता हरकतों पर तवज्जो दें जो आप कभी-कभी घबराहट की वजह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने पैरों को हिलाना या मेज़ की टांग पर लात मारना दूसरे लोगों को बहुत परेशान कर सकता है। तो अपनी उंगलियों से डोल बजाना भी एक खलफिशार है, तो इन चीज़ों का ना करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये ज़ाहिर करना भी ज़रूरी है कि आप इन लोगों को सुन रहे हैं जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो किसी की आँखों में बराह रास्त देखना या दूर देखना दरअसल आपके बोले गए जुमलों में नुक्तों और कॉमाओं का काम करता है। जब कमिटी मेंबरान में से कोई किसी चीज़ की वज़ाहत करता है या कोई सवाल पूछता है, तो जब तक वो बोल रहा है या बोल रहा हो, उस शख्स को देखें। इससे ज़ाहिर होता है कि आप सुन रहे हैं। जब आप किसी सवाल का जवाब देते हैं, तो आपको सबसे पहले उस शख्स को देखना चाहिए जिसने सवाल किया था। लेकिन जब आप जवाब देते हैं, तो आपको इंटरव्यू के पैनल में मौजूदा दूसरे लोगों को बारी-बारी देखना चाहिए। तो इंटरव्यू में कामयाबी आपसे इंटरव्यू करने वाले लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो देने में भी आती है। तो पैनल की कबूलियत और जलन को इनकी बॉडी लैंग्वेज से नोट किया जा सकता है, या इसलिए इंटरव्यू पैनल के अराकीन की बॉडी लैंग्वेज से आगाह रहे। नतीजा अखज़ करने के लिए याद रखें कि बॉडी लैंग्वेज का इल्म इंटरव्यू के दौरान आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए कई तरीकों से आपकी मदद कर सकता है। अपने कैरियर को, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए बॉडी लैंग्वेज से मुतल्लिक मसाइल पर खुद को अपडेट रखें। तो ये था हमें किस तरह से अपने आप को पेश करना है, किस तरह से हमें अपने आप को पेश करना है, बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है इंटरव्यू के दौरान, आपने जाना। अब हम कुछ वोकैबुलरी मेकिंग सेंटेंस, कुछ अल्फाज को पढ़ेंगे, उनको किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम जानेंगे। एक सरगर्मी है, जैसे कि एक अल्फाज है कन्वे। कन्वे का मतलब है पहुंचाना। तो कन्वे को हम किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई विल कन्वे योर मैसेज, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगी। दूसरा अल्फाज है ट्रांसमिट, जिसका मतलब है मुंतकिल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर टू प्यूपल। हम नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं टीचर से प्यूपल तक, या टीचर से प्यूपल तक नॉलेज ट्रांसमिट होती है। दूसरा एसेस, जिसका मतलब है अंदाजा लगाना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे बॉडी बेस्ड ऑन योर बॉडी लैंग्वेज दे वुड बी एबल टू एसेस इफ यू कम अक्रॉस एज इनसिक्योर और सेल्फ एश्योर्ड। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आगाह हो सकता है कि आप इनसिक्योर शख्स हैं या सेल्फ एश्योर्ड शख्स है, यानी कॉन्फिडेंट शख्स है। एक और वर्ड है सेल्फ एश्योर्ड यानी कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल है, शी इज अ सेल्फ एश्योर्ड गर्ल। दूसरा एक वर्ड है प्रून, यानी आदी होना। शी इज ऑलवेज प्रून टू फेलियर सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो अक्सर नाकामी की शिकार है, तो इसलिए मैं हैरान नहीं हूं। एक और लफ्ज इंडिकेट, जिसका मतलब है बताती है, इजहार करना। ऑल द सिम्टम्स इंडिकेट दैट शी हैज गॉट कोविड। इसके सारे सिम्टम्स जो हैं
وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو کووڈ ہو گیا ہے. ایک اور ورڈ ان ایڈورٹنٹلی یعنی ایکسیڈنٹلی اچانک سے. ایک ایگزامپل ہے the secret just slipped out from my mouth inadvertently. راز کا فاش ہو گیا یا راز کا فاش ہونا. میوچول مطلب باہمی. جیسے we both have a mutual friend. ایک اور الفاظ updated جس کی ایگزامپل ہے جس کا مطلب ہے نیا. جس کی ایگزامپل ہے دس از این اپڈیٹڈ ورژن آف دا سافٹ ویئر. یہ سافٹ ویئر کا ایک نیا ورژن ہے. ایشوز یعنی مسائل. جیسے ایوری ایگزامپل جیسے ایوری فیملی ہیز ایشوز ٹو ورک آؤٹ. ہر کسی فیملی میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ووکیبلری جیسے کنوے, ٹرانسمٹ, ایسنس, سیلف ایشورڈ, پرون, انڈیکیٹ, inadvertently, mutual, updated اور issues. یہ ہم اپنے کیریئر میں استعمال کر سکتے ہیں, اپنی پروفائل میں استعمال کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کرنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور سرگرمی ہے جس میں ہمیں باڈی لینگویج یہ کیا تاثیر کرتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایکسپلینیشنز ہیں. باڈی لینگویج ود ایکسپلینیشنز, ان کو ہمیں میچ کرنا ہے. کون جسچر کیا بیان کرتی ہے, کیا انڈیکیٹ کرتی ہے. جیسے کہ لیفٹ ہینڈ اوور رائٹ ود پامس ڈاؤن شوز لائک دس. اگر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جاتا ہے تو اس سے اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹڈ. یہ ایک باڈی لینگویج کی ایک پوسچر ہے جس سے انٹرسٹ ظاہر ہوتا ہے. یا دوسری ایک ایگزامپل رائٹ ہینڈ اوور لیفٹ. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر. یہ ڈس ایگریمنٹ دکھاتا ہے. اور ایک کراسنگ لیگس واچنگ وداؤٹ فلکرنگ دا آئی شوز. کراس لیگس بیٹھنا اور اپنی آنکھوں کو بنا ٹمٹمائی کسی اور کی طرح دیکھنا, یہ ڈس انٹرسٹ دکھاتا ہے. یا نوڈنگ دا ہیڈ, اکثر سر ہلانا, اس سے انکریجمنٹ بیان ہوتا ہے. یا نیروئنگ آف دا آئیز اینڈ اسٹروکنگ دا چن شوز, اپنی آنکھوں کو چھوٹی کر دینا, یہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ دکھاتا ہے. یہ کچھ جیسچرز ہیں باڈی لینگویج کے جو ہمیں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بیان کرتا ہے. یہ ایک ایکٹیویٹی تھی. اب ہم گرامر جس میں ہم اف کنڈیشنل کلاس کو پڑھیں گے. اف کنڈیشنل کلاس ہم حال کے بیسس پہ ہم مستقبل کا کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں یا کچھ پاسبلٹی یا کچھ پرومس کے بارے میں, پاسبلٹیز کے بارے میں, امیجنری یا امپاسبلٹیز کو ہم اف کنڈیشنل کلاس سے بیان کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہمیں پرومس دکھانا ہے تو ہم اف کنڈیشنل کلاس میں ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں اور مین کلاس میں سمپل فیوچر ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہمیں اف کنڈیشنل کلاس سے کوئی بھی امیجنری, خیالی یا عارضی یا ناممکن سی بات کو ظاہر کرنی ہے, ناممکن سے ایکشن کو ظاہر کرنا ہے, تب ہمیں اف کلاز میں سمپل پاسٹ ٹینس کا استعمال کرنا ہے اور مین کلاز میں would پلس فرسٹ فارم آف دا ورب کا استعمال کرنا ہے. تو یہ ہماری دو کنڈیشنز ہیں, دو چیزیں ہیں جن کو ہمیں
ख्याल रखना है कि अगर इफ क्लॉज में हमें प्रॉमिस दिखाना है या पॉसिबिलिटी दिखानी है, तब हम इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इमेजिनरी या इम्पॉसिबिलिटी यानी मुश्किल चीज या तस्वुर करने वाली चीज को बयां करना है, तो हम इफ क्लॉज के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज में हम उसको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मिसालें हैं, जैसे इफ आई फाइंड माई वॉच इन लिन्स हाउस आई विल गिव यू अ कॉल। यहाँ पर इफ क्लॉज जो पहले है उसमें हमने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है और मेन क्लॉज जो है आई विल गिव यू अ कॉल, उसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो चुका है। तो ये एक प्रॉमिस है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो ये एग्जाम्पल दिखा रही है। दूसरी एक एग्जाम्पल है इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड गिव इट टू चैरिटी। अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं उनके पैसों को चैरिटी में तकसीम करूंगा। ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। इसमें हमने इफ क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस का यूज किया है और मेन क्लॉज के अंदर वुड प्लस पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया है। एक और एग्जाम्पल, आई वुड बी फ्राइटनड इफ अ थीफ एंटर्ड माई होम। मुझे डर लगेगा अगर चोर मेरे घर के अंदर घुस जाएगा। यहां पर हमने इफ क्लॉज को सेकंड पोजीशन पे रखा है और मेन क्लॉज को पहली पोजीशन पे रखा है। तो ये एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है, ये एक इमेजिनरी एक्शन है। तो यहां पर हमने वुड प्लस पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया है और इफ क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। एक और एग्जाम्पल, इफ आई गो टू फ्रांस दिस समर आई विल विजिट ऑल द म्यूजियम्स। If you asked me out for dinner, I would order a vegetarian meal. If you loved me, you would not do this to me. ये भी एक imaginary past tense का इस्तेमाल हो चुका है, एक hypothetical example है। We would all be very ill if we drank the water from that tank. ये भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल हमने किया है, वुड प्लस पास्ट सिंपल और इफ क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। एक और एक्टिविटी, एक और सरगर्मी है, हमें इसमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। कुछ सेंटेंसेस में हमें मेन क्लॉज का इस्तेमाल करना है और कुछ सेंटेंसेस में हमें इफ क्लॉज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहली एग्जाम्पल में इफ क्लॉज वहीं से दिया हुआ है, हमें मेन क्लॉज ऐड करना है। जैसे इफ आई वेंट टू बेड नाउ, हमें अब मेन क्लॉज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है इफ क्लॉज के अंदर, तो हम मेन क्लॉज में वुड प्लस पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। If I went to bed now, I would wake up early in the morning. एक और मिसाल जिसमें if clause वही से दिया हुआ है, हमें main clause ऐड करना है। जैसे dash, if we did not accept their invitation, हमें main clause का इस्तेमाल करना है। ये past tense में है तो हमें would plus past simple tense का इस्तेमाल करना है main clause के अंदर। They would feel bad if we did not accept their invitation. एक और मिसाल, if I was bitten by a snake,
देन यहां पर भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल, तो हमें वुड प्लस पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है मेन क्लॉज के अंदर। जैसे इफ आई वाज बाइटन बाय अ स्नेक आई वुड सी अ डॉक्टर एट वंस। यहां पर मेन क्लॉज दिया हुआ है और हमें इफ क्लॉज का इस्तेमाल करना है। जैसे व्हाट वुड यू डू इफ एंड देन डैश। यहां पर वुड इस्तेमाल हुआ है तो हमें पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है इफ क्लॉज के अंदर, यानी व्हाट वुड यू डू इफ समवन हर्ट यू। या एक और एग्जांपल, व्हाट वुड हैपन इफ डैश। यहां पर जैसे व्हाट वुड हैपन इफ यू वॉन द लॉटरी। तो इस तरह से हमें मेन क्लॉज या इफ क्लॉज इस्तेमाल करने हैं सेंटेंसेस के अंदर। एक और सरगर्मी है जिसमें हमें वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जैसे आई एम श्योर शी विल लैंड यू द मनी। अब यहां पर इफ क्लॉज का इस्तेमाल किस तरह से करें, इस सेंटेंस को किस तरह से इफ क्लॉज में यूज करें। जैसे आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ शी रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज का पास्ट टेंस रिफ्यूज बन गया, तो हम यहां पर इस तरह से कह सकते हैं I would be very surprised if she refused. एक और मिसाल, if somebody dash in here with a gun, I would be very frightened. तो walk का हमें इस्तेमाल करना है इस sentences के अंदर। If somebody walked in here with a gun, I would be very frightened. एक और मिसाल, जैसे I'm sure Ibrahim dash if you explain the situation to him. हमें understand का इस्तेमाल करना है। यहां पर हमें मेन क्लॉज को फिल करना है, इफ क्लॉज वही से दिया हुआ है। जैसे I'm sure Ibrahim would understand if you explain the situation to him. एक और example, Nimi gave me this ring. She dash very upset if I lost it. तो B जो है हमें B का यूज करना है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, Nimi gave me this ring. She would be very upset if I lost it. एक और मिसाल, dash you mind if I used the phone. will, हमें will का इस्तेमाल करना है। would you mind if I used the phone? हमने will का past tense बनाया, तो will का would you mind if I used the phone? एक और मिसाल, if he finishes his work on time, I dash take him out for lunch. यहां पर हमें take verb का इस्तेमाल करना है। जैसे if he finishes his work on time, I would take him out for lunch. एक और मिसाल, the litmus paper turns red if we dip it in acid. यहां पर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करना है, क्योंकि हाफ ऑफ द सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में ही यूज हुआ है, तो हमें इफ क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। इफ वी डिप इट इन एसिड, आई विल पुनिश हिम इफ ही ऑलवेज डैश होम लेट। यहां पर मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल पनिश हिम इफ ही ऑलवेज कम्स होम लेट।
एक और मिसाल, if you drink dirty water, you dash fall sick. If you drink dirty water, you will fall sick. The prices dash go up if it does not rain well. The prices will go up if it does not rain well. तो यहाँ पर if clause के अंदर present simple tense का इस्तेमाल हुआ है, तो main clause के अंदर हमें future simple tense का इस्तेमाल करना है, जैसे the price will go up if it does not rain well. एक और सरगर्मी है जिसमें हमें if conditional clause का इस्तेमाल करना है, जैसे is Lind going to write the examination? हमें यहाँ से हिंट वर्ड दिए हुए हैं जैसे नो, और हमें वर्ब जो है वो फेल यूज करना है इस सेंटेंस में. हम ऐसे कह सकते हैं इफ शी रोट इट शी वुड फेल. तो हमने इसका इफ क्लॉज में हमने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया. या एक और मिसाल, लेट्स बी ऑनेस्ट विद देम. तो हमें नेगेशन में आंसर देना है और नॉट बिलीव वर्ड का वर्ब का इस्तेमाल करना है. इफ आई वर ऑनेस्ट विद देम दे वुड नॉट बिलीव अस. एक और मिसाल, व्हाई डोंट वी विजिट बर्मिंघम. तो नेगेशन में आंसर देना है और वर्ब का इस्तेमाल कॉस्ट टू मच का इस्तेमाल करना है. If we visit Birmingham, it will cost too much. या एक और मिसाल, is Manju going to apply for the job? नेगेशन में हमें नेगेटिव में सेंटेंस को बनाना है, हमें not get वर्ब का इस्तेमाल करना है, जैसे if she applies for the job, she will not get it. एक और मिसाल, why don't we invite Jai home? हिंट वर्ड्स है have to, invite friends too. इसका इस्तेमाल करना है जैसे if we invite Jai home, we will have to invite his friends too. So इस तरह से हम अपने sentences को if clause में बदल सकते हैं. इफ क्लॉज मतलब कंडीशंस में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जिसमें एक क्लॉज इफ क्लॉज होता है और दूसरा क्लॉज मेन क्लॉज होता है. तो मेन क्लॉज जो है वो इफ क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, जैसे आपने इन एक्टिविटीज में, इन सरगर्मियों में आपने देखा. तहरीर एक तकरीर. तो एक किस्म की एक सरगर्मी है. आपसे कहा गया है कि आप अपनी कमेटी के नौजवानों के एक ग्रुप को पोस्टर पर तकरीर करें. ये चंद निकात हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हुए कमेटी सेंटर में पेश की जाने वाली तकरीर लिखें. पोजीशन खुद एतमाद की सतह को जाहिर करती है जब जिस्म स्पीकर की तरह मतूजा होकर तवज्जो जाहिर होती है. तो दिलचस्पी की कमी और रिजर्वेशन इस वक्त जाहिर होता है जब आप स्पीकर की तरह माइल नहीं होते हैं. तो कंधे और झुका हुआ सर छुपाने और नजर न आने के रिजान को निशानदी कर सकता है. या एक फुला हुआ सीना जारियत को जाहिर करता है, या पोजीशन ग्रुप में आपकी हैसियत को जाहिर करता है. सादा बातचीत की जुबान इस्तेमाल करना, या याद रखे जो सामीन के साथ एक ताल्लुक कायम करने में मदद करेगी. तो एक किस्म की सरगर्मी है, इसको अपने हम जमाती के साथ कर सकते हैं. तो अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं. इस यूनिट में आपने बॉडी लैंग्वेज की अहमियत के बारे में सीखा. इसमें आपको लोगों को समझने में मदद मिलेगी और आपको अपने जिस्म के बारे में यानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आगाही मिलेगी. आपको बॉडी लैंग्वेज से वाबस्ता अल्फाज, सिफत और फ़ैल दोनों की एक बड़ी तादाद में भी मुतारिफ कराया गया है. इसके अलावा आपने
तकरीर तैयार करने में और तकरीर देने में इसकी मशक भी की। किसी दिन जब आप इंटरव्यू पैनल के मेंबर के तौर पर बैठेंगे, तो ये इल्म आपको इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर अपना किरदार अदा करने में मदद देगा। अब हम यूनिट 6 जिसका मौजू है पोर्टफोलियो मेकिंग। सबसे पहले हम मकासद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद पढ़ने की समझ, एक पोर्टफोलियो को मुंतज़िर करना, उसके बाद अल्फाज, उसके बाद ग्रामर, फर्ज की निशानदी करने वाले मॉडल या तहरीर, सेल्फ प्रोफाइल, बोलना यानी पेशकश, उसके बाद सुनना, अपने पोर्टफोलियो का वेब वर्जन बनाना, और उसके बाद आखिरकार भी हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले मकासद। इस यूनिट के मकासद जो है वो, इस यूनिट में आप पोर्टफोलियो बनाने के मकासद के बारे में सीखेंगे। आप भी सीखेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो और रिज्यूमे के दरमियान फ़र्क, इसको समझेंगे, और पोर्टफोलियो रखने की अहमियत क्या है, पोर्टफोलियो के लिए कौन सा मवाद जमा करना है, पोर्टफोलियो में दस्तावेज़ात की तरतीब क्या है, किसी काम के लिए मुताबिकत के मुताबिक पोर्टफोलियो में दस्तावेज़ात का बंदोबस्त करना, या अपनी खूबियों को उजागर करते हुए अपने एक मुख्तसर प्रोफाइल लिखना, या पोर्टफोलियो का वेब वर्जन रखने की अहमियत क्या है। तो आप इस यूनिट में ये सब सीखेंगे, ये सब समझेंगे। सबसे पहले हम एक वार्म अप करते हैं। आपको कुछ मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आपको उन तस्वीरों को बयां करना है, उनकी क्वालिटीज़, उनकी सिफत को समझना है, और उनके लिए अल्फाजों का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आप इस वार्म अप में देखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ तस्वीर हैं। तो आपको इन तस्वीर को देखकर उनके कैरेक्टर्स को डिसाइड करना है कि ये पिक्चर्स जो है ये क्या डिपिक्ट करती है, क्या ये क्या इजहार करती है। आपको कुछ रेलेवेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, कुछ अल्फाज का इस तरह से इस्तेमाल करता है जो इन पिक्चर्स को बयां कर सके। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स हैं क्रिएटिविटी, डेडिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, टीम वर्क, एम्बिशन और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है। ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम इनको, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करेंगे। जैसे कि सबसे पहली पिक्चर जो है, सबसे पहली तस्वीर जो है, ये हमें इनोवेटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी जाहिर करती है इससे। यानी क्रिएटिविटी थिंकिंग, क्रिएटिविटी या इनोवेटिव थिंकिंग इससे जाहिर होती है। दूसरी पिक्चर जो है ये हमें टीम स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर और फेयरलेसनेस जाहिर होती है। और एक पिक्चर ये हमें दिखाता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स इससे बयां होती है। एक और तस्वीर जिससे हमें टीम स्पिरिट, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट जाहिर होता है। और जो इसके नीचे एक और तस्वीर है, इससे हमें स्पोर्ट्समैनशिप, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एम्बिशियस, डेडिकेशन जाहिर होती है इनकी बॉडी लैंग्वेज से। तो यहाँ पर एक और तस्वीर है, इससे एम्बिशियस, टीम वर्क, क्रिएटिविटी जाहिर होती है।
تو یہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جسے آپ اپنے پروفائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اپنی سکلز کو، اپنی ہنر کو ان الفاظوں سے آپ اپنے آپ کو بیاں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، جیسے کہ کریٹیوٹی، ڈیڈیکیشن، کمیونیکیشن سکلز، اسپرٹ آف کمپٹیشن، ٹیم ورک، ایمبیشن اور اسپرٹ آف ایڈونچر. اب ایک اور سرگرمی ہے جس میں آپ کو اپنی اسٹرنگس کے بارے میں اپنا ایک لسٹ بنانا ہے، اور جو آپ کی اسکلز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ ان ورڈز کی مدد سے آپ اپنے اسکلز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اب پڑھنے کی سمجھ ایک پورٹ فولیو کو منظم کرنا. اب ہم پورٹ فولیو کے بارے میں پڑھیں گے. پورٹ فولیو کیوں ضروری ہے، پورٹ فولیو کیا ہے، پورٹ فولیو ریزیومے سے مختلف ہے کہ نہیں، ہم اس یونٹ میں اس موضوع پر بات کریں گے. تو پورٹ فولیو میں متن پڑھنے سے پہلے درج ذیل سوالات کی کوشش کریں گے، پھر حوالہ پڑھے اور اپنے جوابات چیک کریں گے. جیسے کہ پہلا سوال، کیا پورٹ فولیو ریزیومے کا صرف دوسرا نام ہے؟ دوسرا، کیا ریزیومے پورٹ فولیو میں شامل ہے؟ یا کیا کوئی تصویر پورٹ فولیو میں ڈال سکتے ہیں؟ یا پورٹ فولیو کے لیے دستاویزات جمع کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو یہ کچھ سوال ہیں جن کو ہم آگے ان کا جواب ہم ڈھونڈیں گے، ان کو ہم جانیں گے کہ کس طرح پورٹ فولیو مختلف ہے ریزیومے سے، کیا یہ اس کا حصہ ہے، کیا پورٹ فولیو کیا انٹرویو میں ہونا ضروری ہے، اگر ہے تو کتنا کیوں ضروری ہے. اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جیسے کہ عام طور پر جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو انٹرویو کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا پورٹ فولیو اپ ڈیٹ ہے، تو آپ کو جو جواب ملتا ہے وہ حیران کن ہوتا ہے. لوگ اکثر پورٹ فولیو کی ضرورت پر سوال نہیں کرتے. شاید ان کے سوال کا جواب ہے نہیں، ایک پورٹ فولیو بالکل ضروری نہیں ہے. لیکن اکثر آپ اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اثر ڈالنا چاہتے ہیں، یا مختصر یہ کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. تو ہاں، جب آپ کو کسی پیشہ ورانہ عہدے کے لیے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ کو واقعی ایک پورٹ فولیو کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے پورٹ فولیو ریزیومے سے کیسے مختلف ہے؟ ایک پورٹ فولیو ریزیومے نہیں ہے، اور پورٹ فولیو میں پہلی ذاتی دستاویز ریزیومے ہے. جو سب سے پہلی ذاتی دستاویز جو ہے وہ ریزیومے کے پورٹ فولیو کے اندر وہ ریزیومے ہے. تو پورٹ فولیو میں آپ کی مہارت اور قابلیت کے ٹھوس ثبوت موجود ہوتے ہیں. اس میں مطلوبہ پوزیشن کے لیے درکار مہارتوں سے متعلق رنگین گرافکس ہو سکتے ہیں. یا پورٹ فولیو کو ریزیومے کی طرح نہیں بھیجا جاتا ہے، یہ عام طور پر انٹرویو کے وقت ساتھ لیا جاتا ہے. تو ایک پورٹ فولیو تقریباً تمام ملازمت کے مطلع شعبوں کے لیے انٹرویو کرنے کا ایک طاقتور ٹول ہے. یہ آپ کی صلاحیتوں، مہارتوں، علم، خوبیوں کی بصری نمائندگی ہے، اور یہ آپ کی صلاحیت کی نمائندگی کرتا ہے. یہ آپ کی مہارت اور قابلیت کا ٹھوس ثبوت پیش کرتا ہے. تو جسمانی طور پر یہ ان چیزوں کا مجموعہ ہے جو آپ کی زندگی میں کام سے متعلق واقعات کی نمائندگی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مشاغل یا رضاکارانہ سرگرمیوں کی پیروی کرتے ہوئے یا محض اپنی دلچسپیوں کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کی شاید ایسی مہارتیں تیار کی ہیں جو اب کام سے متعلق ماحول میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے.
तो पोर्टफोलियो ये जाहिर करे कि आपकी सलाहियत का सबूत फराहम करता है कि आपने माजी में क्या हाल हासिल किया है। तो एक पोर्टफोलियो काम के काबिल क्यों है? तो ये आपकी मदद करता है, इंटरव्यू के लिए तवज्जो मज़कूर की तैयारी करता है, या दूसरों को अपनी सलाहियतों और मुलाज़मत की ज़रूरियात से मुतल्लिक खुसूसियात के बारे में कायल करता है और अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करे और इसलिए वाज़िह तौर पर बात करता है। तो पोर्टफोलियो को होना बहुत ज़रूरी है और अपने काम के नताइज का मुज़ाहिरा करता है और अपनी कामयाबियाँ और नताइज को दस्तावेज़ करने की आदत डालता है। तो ज़ाती डेटाबेस बनाइए, अपने कैरियर की तरक्की में अपनी पेशरफ़्त का खुद अंदाज़ा लगाइए और मुलाज़मत के मुतलाशियों के लिए एक पोर्टफोलियो सीखने का एक अहम टूल हो सकता है, ताकि वो अपनी सीखने का अंदाज़ा लगा सके और इसका मुवाज़ना आजिर की हुनरमंदी और काबिल मुलाज़मीन की ज़रूरत से कर सके। अब एक और सवाल, आप पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? तो आप एक पोर्टफोलियो मजमूआ तैयार करके शुरू करते हैं, जिसमें आपके तमाम नमूने शामिल होते हैं। अगर आपने कुछ भी लिखा है, तैयार किया है या बनाया है या कमाया है, तो आप इसे फाइल या प्रिंट या फ्रेम या फोटोकॉपी, तस्वीर या डिजिटाइज कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसके पोर्टफोलियो बनाई जा सकती है। इनमें दर्ज झैल में कोई भी शामिल कर सकते हैं, जैसे मज़ामीन यानी आर्टिकल्स, अवार्ड्स, ब्रोशर्स, कॉलेज के ट्रांसक्रिप्ट या डिग्रियाँ भी इसमें शामिल हो सकती है, या ड्राइंग्स और डिज़ाइंस या ग्रांट्स भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तारीफ़ी खतूत यानी लेटर ऑफ कमेंडेशन, या हौसला जात के खतूत यानी लेटर ऑफ रेफरेंसेस, मैनुअल्स, हैंडबुक्स, मेरिट रिव्यूज, फोटोग्राफ्स, presentations, programming examples, project summaries, या reviews, scholarships, training certificates यानी तरबियती सर्टिफिकेट्स का भी हम पोर्टफोलियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका उस वक्त जिस पोजीशन की तलाश की जा रही है उससे उनकी मुताबिकत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए और तारीख की तरतीब में जाहिर होना चाहिए। पोर्टफोलियो को एक मजबूत 3 रंग बाइंड में रखा जाना चाहिए, जिसमें 20 सफ़ात से ज़्यादा ना हो। ये आपको ज़रूरत के मुताबिक दस्तावेज़ात को शामिल या घटाने की इजाज़त देगा। तो बाइंडर साफ और मुनज़्ज़म होना चाहिए और मवाद अच्छी तरह मुनज़्ज़म होना चाहिए। पोर्टफोलियो का पहला सफ़ा इंडेक्स होना चाहिए। ये इंटरव्यू लेने वाले को इस बात का एक मुख्तसर जायज़ा देगा कि असल में पोर्टफोलियो में क्या शामिल है। ये ऐसे दिलचस्पी के दस्तावेज़ को देखने के काबिल बनाएगा और जल्द से आपकी कामयाबियों का अंदाज़ा लगा सकेगा। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो के अंदर एक इंडेक्स होना चाहिए, जिसमें सब कुछ सारी जानकारियाँ हो। सबसे पहले हमें उसको शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर।
تو پہلی ذاتی دستاویز آپ کا ذاتی ریزیومے یا نصابی کتاب ہونا چاہیے. تو اس مختصر دستاویز میں تمام متعلقہ اسناد، تعلیم، کام کے تجربات اور سرگرمیوں کا خاکہ ہونا چاہیے. تو پورٹ فولیو کے اگلے حصے میں تمام سرٹیفکیٹس، تعریفیں اور دیگر اسناد شامل ہوگی، اور سب سے زیادہ متعلق یا حال ہی میں حاصل کردہ دستاویز کو اس سیکشن میں پہلے آنا چاہیے. تو ہمیں اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو سب سے پہلے حال ہی میں حاصل کی ہوئی ڈگری یا حال ہی میں حاصل کی ہوئی کچھ کام، ان کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد میں اس سے نیچے نیچے آنے والی ڈگریاں. اس کے بعد تعلیمی ڈگریاں، کامیابیاں، کلب کی پہچان یا رضاکارانہ اعترافات ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص ابھی پیشہ ورانہ دنیا میں داخل ہو رہا ہے یا کالج سے فارغ التحصیل ہو رہا ہے تو یہ سیکشن اسناد کی فائل سے پہلے آ سکتا ہے. تو باقی پورٹ فولیو کو یہاں سے ذاتی نوعیت کا بنایا جا سکتا ہے. مثالی پورٹ فولیو منظم، صاف ستھرا اور واضح تصویر پیش کرتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو اس عہدے کے لیے درخواست دے رہا ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انٹرویو لینے والا مصروف ہے، اس لیے پورٹ فولیو کو کسی شخص کو بہت زیادہ جھنجھلاہٹ یا وقت ضائع کیے بغیر بہترین روشنی میں پیش کرنا چاہیے. پورٹ فولیو جیسے ریزیومے سیال ہونا چاہیے. مطلوبہ ہر پوزیشن کے لیے اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہر وقت اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پورٹ فولیو کو اپڈیٹ اور مکمل رکھنا بہت ہی ضروری ہے. جو ہمیں جس طرح سے ہم ریزیومے کو اپڈیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں پورٹ فولیو کو بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے. تو پورٹ فولیو ایک ممکنہ آجر کے لیے مہارت اور تجربے کا مظاہرہ کرنے کا آپ کا بہترین موقع ہے. تو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ایک ہے. تو یہ تھا پورٹ فولیو کے بارے میں، کتنا ضروری ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے، کس طرح پورٹ فولیو ریزیومے سے مختلف ہے. اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں، ایک ووکیبلری یعنی الفاظ کو پڑھیں گے، ان کو جانیں گے، کس طرح سے ہمیں ان الفاظوں کا استعمال کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں ان الفاظوں کو اپنے پورٹ فولیو بنانے میں استعمال کرنا ہے، انٹرویو میں استعمال کرنے ہیں. جیسے ہمیں کچھ الفاظوں کی تعریفیں دی ہوئی ہیں، ہمیں ان تعریفوں کو ان کے الفاظ میں مکمل کرنا ہے. جیسے سب سے پہلے results that are easy to see so there is no doubt. وہ نتائج جو جس میں کوئی شک نہ ہو ان کو ہم tangible کہتے ہیں. یا evidences that show people your abilities. وہ نتائج جو لوگوں کو آپ کے ایبلٹیز، آپ کے ہنر کے بارے میں بتاتی ہیں ان کو ہم credentials کہتے ہیں. ایک اور ornamental objects of no great values. وہ چیزیں جن کا کوئی ویلیو نہ ہو ان کو ہم frills کہتے ہیں. یا arranged in order of time of occurrences. سیکوینس میں کوئی بھی، جیسے سیکوینس میں اپنی پروفائل کو رکھنا یا سیکوینشل آرڈر میں رکھنا، اس کو ہم کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں یا کرونالوجیکل کہتے ہیں. An object produced or shaped by human craft. وہ کوئی چیز جسے انسان نے شیپ دیا ہو اس کو ہم آرٹ فیکٹس کہتے ہیں.
या एन ऑफिशियल अवार्ड और रिकमेंडेशन, कोई भी ऑफिशियल अवार्ड हो, रिकमेंडेशन हो, उसको हम कमेंडेशन कहते हैं. या एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही मुख्तसर अल्फाजों में किसी बात को बयान करना, उसको कॉन्साइज कहते हैं. या कमिंग बिफोर, किसी बात से पहले, किसी चीज से पहले, उसको हम बोलते हैं प्रायर. तो आज की वोकैबुलरी में हमने जो अल्फाज सीखे हैं वो है टेंजिबल, क्रेडेंशियल्स, फ्रिल्स, chronological, artifacts, commendation, concise और prior. अब एक और सरगर्मी हम करते हैं. यहाँ पर हमें लफ्जों का इस्तेमाल करना है, जहां पर जैसे हमें लफ्ज ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि मोटर, क्यू, कैप्टन, कारपेट, पॉकेट, पायलट, फ्लोर, बटर, बड, शोल्डर. तो ये सारे नाउन्स हैं. तो कभी कभार हम नाउन्स को वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं ये हम इस सरगर्मी में देखते हैं. जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट माई रूम डैश. तो यहाँ पर जो वर्ड है वो आएगा आई वॉन्ट माई रूम कारपेटेड. यहाँ पर जो वर्ड कारपेट जो नाउन है उसको हमने वर्ब के तौर इस्तेमाल किया है. एक और एग्जाम्पल, वी डैश डाउन टू लखनऊ, वी मोटर्ड डाउन टू लखनऊ. जो वर्ड मोटर एज अ नाउन है उसको हमने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है सेंटेंस के अंदर. या एक और मिसाल, ही डैश द प्लेन इन अ स्किलफुल मैनर, ही पायलटेड द प्लेन इन अ स्किलफुल मैनर. इस तरह यहाँ पर हमने पायलट वर्ड जो नाउन है उसको हमने वर्ब के तौर इस्तेमाल किया है, यानी फैल के तौर इस्तेमाल किया है. एक और मिसाल, हु विल डैश द टीम. तो यहाँ पर हु विल कैप्टन द टीम. We dash up for the tickets. We queued up for the tickets. तो एक सरगर्मी है. अब हम ग्रामर मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे. मॉडल से हम क्या इंडिकेट करता है, किस तरह से मॉडल सजेशन दिखाता है, किस तरह से प्रोहिबिशन दिखाता है, किस तरह से ऑब्लिगेशन यानी फर्ज दिखाता है. हम मॉडल्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इस सरगर्मी में हम पढ़ेंगे. मॉडल्स हमें सजेशन, एडवाइस, कैपेबिलिटीज या पोर्टफोलियो मेकिंग की पॉसिबिलिटीज या बहुत कुछ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे इस यूनिट में हम मॉडल्स जैसे शुड, मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, ऑट टू और नीड टू का इस्तेमाल सीखेंगे. जैसे कि सजेशन में हम शुड का इस्तेमाल, मॉडल शुड का इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू भी हम इस्तेमाल करते हैं और नीड टू भी हम इस्तेमाल करते हैं. यह हमें सजेशन दिखाता है और ऑट टू जो है ये स्ट्रॉन्ग सजेशन दिखाता है. उसके बाद ऑब्लिगेशन यानी फर्ज हम नीड टू से नीड नॉट से दिखा सकते हैं, डोंट हैव टू से दिखा सकते हैं, मस्ट से दिखा सकते हैं और हैव टू से दिखा सकते हैं. एक और प्रोहिबिशन हम मस्ट नॉट से दिखा सकते हैं, कांट से दिखा सकते हैं और शुड नॉट से दिखा सकते हैं. तो ये कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल, किस तरह से हम सजेशन में मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्लिगेशंस में मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोहिबिशन में मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक सरगर्मी है. इसमें हम मॉडल्स का किस किस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शुड, शुड नॉट, हैव टू, हैज टू, डोंट हैव टू, मस्ट, मस्ट नॉट और नीड. इन मॉडल्स का हमें इस्तेमाल करना है.
जैसे सबसे पहली एग्जाम्पल, although you dash make a portfolio to apply for a job, it helps to represent your skills and capabilities better. Sorry. तो यहां पर हम मॉडल डोंट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे although you don't have to make a portfolio to apply for a job, it helps to represent your skills and capabilities better. तो यहां पर हमने ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल किया है डोंट हैव टू वर्ड इस्तेमाल करते हुए। एक और, यू डैश send or mail your portfolio to the organization, but take it with you to the interview. तो यहां पर हमें मॉडल का इस्तेमाल करना है। जैसे you should not send mail your portfolio to the organization but take it with you to the interview. आपको अपना पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन को मेल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इंटरव्यू के दौरान इसको साथ लेना चाहिए। एक और, once dash preserve and file all records and proofs of achievement in all the fields in order to create an impressive portfolio. यहां पर हमें मॉडल का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम यहां पर शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे one should preserve and file all records and proofs of achievement in all the fields in order to create an impressive portfolio. शुक्रिया।